हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा शॉर्ट्स। आज की क्लास में हम क्लास 6 से चैप्टर 5 का पार्ट सेकंड करेंगे। इससे पहले के पार्ट में हमने फर्स्ट पार्ट में हमने इसका हाफ जो चैप्टर है कवर कर लिया है। रिमेनिंग हाफ अब हम कवर करेंगे, तो देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक था, इससे पहले क्लास में हमने टैक्सेस को जो है पढ़ लिया था। अब देखते हैं हम कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। पहला ये था, हल्के फाल जो है वो लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। अब जब जमीन बिल्कुल ऐसी हो जाती है, रफ जो सरफेस होता है बिल्कुल, तो उसमें जो लकड़ी है वो ज़्यादा अच्छे से उसको वो नहीं कर पाएगी, उसको डग नहीं कर पाएगी, डिग नहीं कर पाएगी। तो क्या करेंगे, अब क्या आ गया है, लकड़ी की जगह जो है लोहे ने ले ली है। हल्के फाल अब लोहे से बनने लगे। अब क्या होगा, जो कितनी भी कठोर जो है जमीन होगी वो इजीली जो है खोदी जा सकेगी। अब खेती करनी जो है आसान हो जाएगी, आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। जितना ज़्यादा हम मिट्टी को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं उतनी जो है हमारी क्रॉप आती है। आगे देखते हैं जो दूसरा चेंज था, लोगों ने धान के पौधे का रोपण करना शुरू कर दिया था। पहला चेंज क्या आया, हल के जो फाल थे जो पहले लकड़ी के थे अब लोहे के हो गए हैं। दूसरा है धान का जो पौधा है वो लगाना शुरू कर दिया। अर्थात खेती में बीज छिड़कर धान उपजाने के बजाय धन का पौधा तैयार कर। अब प्रॉपर क्या है, दो तीन तरीके हैं किसी भी चीज़ को उगाने के लिए। या तो हम सीड्स को कर रहे हैं, या हम एक छोटी सी जो है सैपलिंग बना लेते हैं, सीडलिंग बना लेते हैं। अगर उसकी इतनी हाइट बन जाती है, एक स्पेसिफिक हाइट तक अगर वो पहुंच जाता है, तो उसको करके उसकी सैपलिंग इकट्ठी करके फिर उसको निकाल के कहीं और प्लांटेशन उसका किया जाता है। इसको कहेंगे रोपण। तो ये प्रोसेस इन्होंने शुरू कर दिया था। अब क्या है, शुरू कर दिया था। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी अच्छी होने लगी थी। अब अगर हमने कहीं सीड सो करा है, तो अगर ज़मीन में कोई कीड़ा वगैरह है तो वो उस ज़मीन में ही उस सीड को खा जाता था। बट अगर एक सैपलिंग बना के उसको दूसरी जगह ट्रांसप्लांट किया है, तो उसमें कीड़ा लगने का और ये सारी चीज़ें लगने का जो है चांसेस बहुत कम हो जाता था। तो इनकी फसल जो है बहुत अच्छी होती थी। तो दो चेंजेस हमने देखे, ये दो चेंजेस यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। आगे देख लेते हैं यहाँ से। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा वही बता रखा है कि पौधे जो है अच्छे से जो ग्रो कर पाते थे और उनकी पैदावार अच्छी हो जाती थी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी या भूमिहीन खेतीहर मजदूरों करते थे। अब एक चीज़ और देखते हैं, जो भूमिहीन जो होते थे खेतीहर किसान जो होते थे उनको कमक्कार बोलते थे। ये इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं आगे का चैप्टर, सूक्ष्म निरीक्षण। अब इसमें दो जो है जगह दे रखी है, ये महाजनपद है। पहला है मगध, दूसरा है बज्जी। अब देखते हैं मगध। मगध को भी फिर एग्जाम्पल मानचित्र का दे रखा है कि उसमें ढूंढो। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण वो जो है जनपद बन गया। 200 साल के अंदर पहला जो बता रखा है, मगध एक इंपॉर्टेंट जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। कौन सी नदियां, गंगा और सोन। ये यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इनका यूज़ क्या था, अब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल के लिए भी यूज़ की जा रही थी। जहाज़ वगैरह बनाए जाते थे, इनमें चलते थे। और जल वितरण के लिए, पानी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए, खेती करने के लिए भी इनको जो है इनका पानी यूज़ में लिया जाता था। आगे देखते हैं, मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में काम करने के लिए लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी भी जो है मिल जाती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह आयस्क की खदानें थी। यहाँ पे जो है आयरन की जो है माइंस वगैरह थी, खदानें थी यहाँ पे। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी थी। अब जो हमने देखा पहले, इससे जो चैप्टर्स थे उसमें हमने पढ़ा कि पत्थर को यूज़ करके अपने टूल बना रहे थे। पर जब लोहा आया तो हमें भी पता है कि जो अगर आयरन है उसका कुछ बना हुआ तो वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कितना ज़्यादा टाइम तक चलता है। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। तो दो जो शासक थे, बिंबिसार और दूसरे थे अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। पदम नंद एक और महत्वपूर्ण जो है शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर जो जगह है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। तो सबसे पहले क्या है, राजगीर जो है मगध की राजधानी है। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, को राजधानी बनाया। तो पहली राजधानी क्या है, राजगृह, और दूसरी है पाटलिपुत्र। ये मगध की बात हो रही है। उसके बाद देखते हैं हम 2300 साल पहले की बात है। मिसोडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। सिकंदर कहाँ का राजा था, मैसेडोनिया का। फिर देखते हैं, पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। तो ये जीतता जीतता कहाँ तक आ गया, इंडिया तक आ गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा, मतलब आना चाहा, तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल और रथ और हाथियों की जो है बहुत बड़ी सेना है। जब ये भारत को जीतने के लिए आया, तो जो इसकी आर्मी थी उसने डिनाई कर दिया कि इनके पास जो है बहुत बड़ी आर्म फोर्स है। तो ये बता रखा है इसमें। उसके बाद है वज्जी। हमने मगध के बारे में देखा कि यहाँ पे दो नदियाँ थी, गंगा और सोन। उसका पानी जो है यूज़ में लिया जाता था। और फिर हमने देखा कि मगध में जो शासक थे बिंबिसार और अजातशत्रु थे। और एक राजा और बता रखा है इसमें। उसके बाद बता रखा था कि ये जो था सिकंदर था, ये आना चाह रहा था। तो उसकी एक तरीके से जो है शक्ति का प्रदर्शन था, जो उसकी आर्मी ने डिनाई करा कि हम नहीं जाएंगे। आगे देखते हैं सेकंड वज्जी। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राजा बन गया था। उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी। अब हमने यहाँ पे देखा था मगध की राजधानी थी, पहली राजधानी जो थी राजगिरी था, और दूसरी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। अब देख लेते हैं इसमें, वज्जी की जो राजधानी है वो थी वैशाली, जो कि बिहार में थी। यहाँ एक अलग किस्म की जो है शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते थे। एक तरीके की गवर्नमेंट थी। अब देख लेते हैं ये होता क्या है, इसको डिफाइन कर रखा है साइड में ही। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जो है, ग्रुप ऑफ मैनी मेंबर के लिए किया जाएगा। और संघ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। संघ अर्थात संगठन या सभा। गण या संघ के
गणिया संघ में कई शासक होते थे, कभी-कभी लोग एक साथ शासन करते थे। अब ये क्या है, कई-कई जो है लोग मिलेंगे, कई बार ऐसा होता था कि काफ़ी लोग मिलके एक ही साथ जो है रूल कर लेते थे, शासन कर लेते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। अब ये मिल तो गए बट हर जो व्यक्ति होगा वो राजा होगा। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद-विवाद के ज़रिए तय करते थे कि क्या करना है। मतलब प्रॉपर डिस्कशन जो इनका होता था एक मीटिंग में, फिर ये डिसाइड करते थे कि किसी समस्या से कैसे निपटना है, शत्रु पर आक्रमण करने के लिए जो है कैसे वो काम में लिया जाए अपना जितनी भी सेना वगैरह है। स्त्रियाँ, दास और कमककार, ये कमककार जो है लैंडलेस जो फार्मर थे उनको कह रहे थे इन सभाओं के हिस्से नहीं, इनका जो है सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। कौन? स्त्रियाँ, दास और जो कमककार होते थे वो इसका पार्ट नहीं थे, इन सभाओं का पार्ट नहीं होते थे। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में, दोनों ही गणिया संघ से संबंधित थे। बुद्ध और महावीर। बुद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव चित्रण मिलता है। किसके साहित्य में? बुद्ध के जो बुद्ध का साहित्य है उसमें संघ का जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से जो है एक्सप्लेन कर रखा है। अब देख लेते हैं वज्जी के बारे में कुछ और डिटेल दे रखी है यहाँ पे। वज्जी संघ का वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो वज्जी संघ है, वज्जी संघ मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका, ये दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से बताया गया है कि इनका संबंध कहाँ से है, बौद्ध साहित्य से है। तो ये बौद्ध साहित्य के ग्रंथ से ही जो है ये वर्ड आया है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान जो है दे रखे हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अब जो है अजातशत्रु और वज्जी संघ, इनका बता रखा है। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। ये जो अजातशत्रु थे हमने देखा था, जो ये मगध में जो 2 राजा बहुत पावरफुल थे उनमें से एक था। ये वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वसक्कार को बौद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था। इनके मंत्री का नाम भी पूछा जा सकता है। बुद्ध ने इनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। एक मतलब प्रॉपर एक रूटीन में जो है इनकी मीटिंग्स होती रहेंगी, आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, यूनिटी से रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, जितने भी इन्होंने अपने रूल्स सेट कर रखे हैं उसको फॉलो करेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गाँवों में चैत्यों का रख-रखाव करेंगे। ये इनका बता रखा है कि चैत्यों का जो है इनका देखेंगे, इनका सुपरविज़न ये करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे, उनके आने-जाने पर कोई जो है रोक नहीं लगाएँगे। अब आगे देख लेते हैं, चैप्टर थोड़ा-सा ही रहता है बिल्कुल। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चल रहा है। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। अब कौन से ऐसे राजा थे, शासक थे जिन्होंने इन पर आक्रमण करके इनको जीत लिया? जो गुप्त शासक थे, जो गुप्ता डायनेस्टी थी, उन्होंने इस पे जो है आक्रमण करके इनको जीत लिया। इसके बारे में हम आगे के जो चैप्टर में पढ़ेंगे। अब एक्स्ट्रा में देख लेते हैं, एथेंस करके एक जगह है उसमें देखेंगे। यूनान और एथेंस को ढूंढो, ये एटलस में दे रखा है। मतलब एटलस में ढूंढनी है ये जगह कहाँ पे है। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते थे। इस चैप्टर का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो ये जो गणराज्य क्या है, ये प्रजातंत्र क्या है, गणराज्य ऐसा देश या स्थान जहाँ पे जो है लोगों का शासन चलता हो। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे, दासों को नहीं थी इसमें भी। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इन सभा में सभी वयस्क नागरिक भाग लेते थे। वयस्क नहीं, खाली नागरिक भाग लेते थे, और नागरिक भी कौन? जो 30 साल का हो और दास न हो। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लोटियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। कंपलसरी होता था मिलिट्री को, आर्मी को ज्वाइन करना। औरतों को नागरिकता का जो है दर्जा नहीं मिला था। हम अभी तक देख रहे हैं हिस्ट्री में वुमेन को बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया गया है, ना तो उनको कोई ऐसे राइट्स दे रखे हैं। और देखते हैं व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। और जो फॉरनर होते थे, जो आउटसाइडर्स थे, जो बाहर से आते थे, उनको भी जो है नागरिकता नहीं मिलती थी। मतलब इन मीटिंग्स को अटेंड करने का जो है उनके पास राइट नहीं था। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक जो है अधिकार नहीं मिले थे। अब हमें पता चल रहा है फीमेल्स को जो है ये जो नागरिक अधिकार है वो नहीं मिले हैं, आउटसाइडर्स हैं उनको नहीं मिले हैं, और किनको नहीं मिले हैं? जो दास हैं उनको नहीं मिले हैं। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हम कल नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।